मौका होना सच्चा। नमस्कार। इस वीडियो में नेपाल के दो अच्छे समाचार जिसे सुन के नेपालियों को काफी खुशी होगी। सबसे पहले दोस्तों हम आपको ये बता देते हैं कि वीडियो के लास्ट में हम एक और वीडियो आपको दिखाएंगे जो कि नेपाल के फुटबॉल के इतिहास पर हमने 2 साल पहले बनाई थी। उसे भी जरूर देखें। उस वीडियो को हमने इसी वीडियो में ऐड किया है। अब आगे दोस्तों, नेपाल में जो 3 नेशन फुटबॉल कप चल रहे थे उसे नेपाल ने जीत लिया है। बांग्लादेश को 2-1 से हराते हुए यह कप नेपाल ने अपने नाम किया है। इससे पहले दोस्तों 1984 में नेपाल ने यह कप जीता था। कह सकते हैं कि 37 साल बाद नेपाल इस कप को जीतने में सफल हुआ। संजोग राय और विशाल राय ने एक गोल किए और इस प्रकार नेपाल ने 3 नेशन फुटबॉल कप जिसकी इनामी राशि $5000 थी उसे अपने नाम किया 37 साल बाद। रोहित चंद को सबसे उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित किया गया और उन्हें $500 इनाम के तौर पर दिया गया। बांग्लादेश को उप विजेता जो टीम है उसको $3000 इनाम के तौर पर दिया गया। इस गेम को देखने के लिए नेपाल के प्रधानमंत्री ओली स्वयं आए थे और तालियां बजाकर उन्होंने नेपाली खिलाड़ियों का हौसला अफजाई किया। इस प्रकार नेपाल इस कप को जीतने में सफल हुआ। अब आगे नेपाल के फुटबॉल प्लेयर जो कि कप्तान भी रह चुके हैं, विराज महारजन, इन्होंने घोषणा की है कि ये अब इंटरनेशनल गेम नहीं खेलेंगे। यानी इन्होंने संन्यास लेने की बात कही है और कहा है कि हम केवल अब छोटे घरेलू मैदान में खेलेंगे, इंटरनेशनल गेम बिल्कुल नहीं खेलेंगे। कह सकते हैं कि इन्होंने संन्यास ले लिया है या संन्यास की घोषणा कर दी है। दोस्तों भारत और नेपाल के बीच में कालापानी लिपुलेख लिम्पियाधुरा एक बहुत बड़े विवाद का विषय बना हुआ है और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि गूगल ने कालापानी लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को अपने नक्शे में विवादित भूमि के रूप में दिखाया है केवल नेपाल में। यानी यदि आप नेपाल में या किसी नेपाली नंबर से गूगल मैप सर्च करते हैं तो उसमें नेपाल का पूरा नक्शा दिखाया जाएगा और लिम्पियाधुरा लिपुलेख और कालापानी को ... यानी विवादित भूमि दिखाया जाएगा। यदि आप नेपाल में सर्च करते हैं तो इसके अलावा आप वर्ल्ड में कहीं भी नेपाल का नक्शा सर्च करते हैं तो उसमें कालापानी लिपुलेख लिम्पियाधुरा को नेपाल की भूमि नहीं दिखाया गया है। यानी उसे भारत की भूमि ही दिखाया गया है और उसमें कहीं पर भी ... नहीं होगा। एक बार फिर समझिए, यदि आप नेपाल का मैप नेपाल में सर्च करते हैं तो उसमें कालापानी लिपुलेख लिम्पियाधुरा विवादित भूमि के तौर पर ... में दिखाया जाएगा। और यदि आप दुनिया के किसी भी हिस्से में नेपाल का नक्शा सर्च करते हैं तो कालापानी लिपुलेख लिम्पियाधुरा उसमें नहीं दिखाया जाएगा। कह सकते हैं कि गूगल ने नेपाल में केवल और केवल नेपाल में कालापानी लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को विवादित भूमि के रूप में स्वीकार किया है, लेकिन नेपाल के अलावा गूगल ने कालापानी लिपुलेख लिम्पियाधुरा को विवादित भूमि नहीं दिखाया है नक्शे में। दोस्तों कालापानी लिपुलेख लिम्पियाधुरा पर ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये काफ़ी पुराना सीमा विवाद है और इसका हल करने में कुछ न कुछ समय जरूर लगेगा। और दोस्तों विश्वास रखें, यदि नेपाल की कोई भी भूमि भारत में निकलेगी तो भारत उसे अवश्य वापस करेगा। जरूरत है तो सच्चे प्रमाणों की, सच्चे सबूतों की। भारत बांग्लादेश की भूमि वापस कर चुका है। इसी प्रकार नेपाल की भूमि यदि भारत में निकलेगी तो भारत सरकार अवश्य उसे वापस करेगी। हमारे कहने का मतलब है कि कालापानी लिपुलेख और लिम्पियाधुरा का समाधान होने में कुछ समय जरूर लगेगा, लेकिन इसका समाधान अच्छे से हो जाएगा।
और दोस्तों, आपको अपने दिमाग में ये भी रखना होगा कि काला पानी, लिपुलेख और ओलंपियाधुरा का जो मुद्दा है वो राजनीतिक ज़्यादा है, यानी वोटों की राजनीति उसमें बहुत ज़्यादा है। भूमि विवादित जरूर है, लेकिन कुछ नेपाली नेता अपने वोट इकट्ठा करने के लिए काला पानी, लिपुलेख और ओलंपियाधुरा को बार बार मुद्दा बनाते हैं। हमारा यही कहना है कि आप भारत सरकार पर पूरी तरीके से भरोसा कर सकते हैं। यदि नेपाल की भूमि निकलेगी तो वो नेपाल को अवश्य वापस कर दी जाएगी। हम भारतीय संविधान को अच्छे से जानते हैं और भारतीय संविधान कभी भी इजाज़त नहीं देता है कि किसी भी दूसरे देश की भूमि को भारत में मिलाया जाए। उन्नीस सौ 70 के दशक में नेपाल की फुटबॉल टीम की रैंकिंग 198 नंबर पे थी, यानी फुटबॉल खेलने में नेपाल 198 नंबर पे था, यानी लास्ट ही समझ लीजिए। मतलब कि नेपाल से 197 देश आगे थे। 1970 से 1993 के बीच में नेपाल ने बहुत तेजी से फुटबॉल में विकास किया और 1993 आते आते नेपाल 124 नंबर पे पहुंच गया। यानी 23 सालों में नेपाल ने लगभग 76 देशों को पीछे किया फुटबॉल खेलने में। इतनी तेजी से ग्रोथ की नेपाली फुटबॉल टीम ने, यानी कि जिस ग्रोथ रेट से नेपाल फुटबॉल में चल रहा था उस ग्रोथ को बरकरार रखा होता तो नेपाल का नंबर इस समय फीफा रैंकिंग में 40 या 42 के लगभग होता, जो कि अपने में नेपाल के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती। लेकिन नेपाल फुटबॉल में विकास न करके जो विकास किया था उसमें भी पीछे रह गया और 2016 में नेपाल की रैंकिंग सीधे घट के 196 हो गई। यानी जिस स्थान पे था उसी स्थान पे नेपाल आ गया वापस। 2019 में नेपाल की रैंकिंग 161 हो चुकी है। कुछ ग्रोथ हुई है, लेकिन 1970 से 1993 के बीच में नेपाल फुटबॉल टीम की जो ग्रोथ रेट थी वो बहुत तेज थी। आइए देखते हैं नेपाल ने किन किन देशों को हराया 1970 से 1995 के बीच में। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं नेपाल फुटबॉल टीम के बारे में कुछ जानकारियां जो कि काफी पुरानी हैं। नेपाल 1970-80 के दशक में फुटबॉल खेलने में काफी तेज हो चुका था, यानी कि नेपाल फुटबॉल की जो टीम है वो अच्छे देशों को हरा देती थी। लेकिन सन 2000 के बाद राजनीतिक अस्थिरता के कारण नेपाल की फुटबॉल की टीम आगे नहीं बढ़ पाई। यानी जो ग्रोथ 1970-80 के दशक में नेपाल फुटबॉल टीम ने पकड़ी थी, यदि नेपाल फुटबॉल टीम की वही ग्रोथ रेट होती तो इस समय नेपाल जरूर फीफा में खेलता। लेकिन 70, 80, 90 के दशक में जो ग्रोथ रेट थी वो बिल्कुल कम हो चुकी है। आपको हम कुछ पुराने आंकड़े बताते हैं। नेपाल में सबसे पहले फुटबॉल की शुरुआत राणा शासन काल 1921 में हुई, जिसमें घरेलू टूर्नामेंट आयोजित किए जाते थे। 1951 में ऑल नेपाल फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना हुई और 1963 में पहली बार नेपाल अपने देश से बाहर खेलने के लिए गया, जिसमें नेपाल 2 मैच हारा और 1 मैच जीत गया। विक्रम शाह नेपाल के पहले प्लेयर थे जिन्होंने विदेशी धरती पे पहला गोल किया। 1970 में नेपाल फीफा का सदस्य बना। 1972 में नेपाल एशियाई फुटबॉल परिसंघ में शामिल हुआ, जहां नेपाल ने चीन को 6-2 से मात दे दी, यानी चीन को 6-2 से हरा दिया और ये जीत नेपाल के लिए बहुत बड़ी जीत थी। इस जीत के बाद नेपाल में फुटबॉल की लहर चलने लग गई। जैसे भारत की गली गली में क्रिकेट खेला जाता है, वैसे नेपाल की हर जगह पे फुटबॉल खेला जाने लग गया।
क्योंकि नेपाली खिलाड़ियों को भरोसा हो चुका था कि हम दूसरे देशों को हरा सकते हैं। फिर नेपाल ने एक बार कुवैत को भी हराया और 1980 में फीफा से नेपाल को वित्तीय सहायता मिलने लग गई। फीफा से वित्तीय सहायता मिलना इस बात का प्रमाण था कि नेपाली टीम के ऊपर यदि पैसा खर्चा किया जाए तो नेपाली टीम एक बहुत मजबूत टीम बन सकती है। इसलिए फीफा द्वारा नेपाल को वित्तीय सहायता दी गई। दक्षिण एशियाई खेलों में नेपाल काफ़ी हद तक सफल रहा, जहां नेपाल ने 2 स्वर्ण पदक, 2 कांस्य और 2 रजत पदक जीते। नेपाल ने डेनमार्क को भी हराया, सोवियत संघ USSR को भी हराया, पूर्वी जर्मनी को भी हराया और पश्चिमी जर्मनी को भी हराया। 1990 तक नेपाल ने काफ़ी बड़ी मजबूत टीमों को हराया, लेकिन 1990 के बाद नेपाल की फुटबॉल टीम कुछ कमज़ोर पड़ने लग गई। 1980-82 के दौरान दुनिया को भी पता लगने लग गया कि नेपाल भी अच्छे फुटबॉल खिलाड़ियों को पैदा कर सकता है। दक्षिण एशियाई खेलों में कई बार नेपाल को मेडल मिल चुके थे और 1980 से लेके 1992 तक नेपाल ने 26 देशों में जाके मैच खेले। दक्षिणी कोरिया में जाके नेपाल ने 45 गोल किए। दोस्तों, फिलहाल आप इतनी ही डिटेल से काम चलाएं, क्योंकि पूरे मैचों की डिटेल देने में कम से कम 1 घंटा तक बोलना पड़ेगा। और दोस्तों, अभी तो 2010 के बाद जो नेपाल ने फुटबॉल मैच खेले उनमें भी अच्छा प्रदर्शन किया, उसकी डिटेल देने में फिलहाल मैं सक्षम नहीं हूं, क्योंकि यह डिटेल बहुत लंबी है। हम केवल ये कहना चाहते हैं कि 1963 के बाद नेपाल ने फुटबॉल में काफ़ी कुछ किया और 1990 तक फुटबॉल में नेपाल की जो ग्रोथ थी वो बहुत बढ़िया थी। 1990 के बाद नेपाल में फुटबॉल की जो ग्रोथ थी वो बिल्कुल कम हो गई। हालांकि नेपाल में फुटबॉल की दीवानगी अभी भी मौजूद है और नेपाल की जनता क्रिकेट से ज़्यादा पसंद फुटबॉल को करती है। दोस्तों, हमें माफ़ करें, हमारे पास में नेपाल फुटबॉल की जो डिटेल पड़ी है ये बहुत ही लंबी है कि नेपाल ने कहाँ कहाँ मैच जीते, कहाँ मैच हारा। इस डिटेल को हम किसी अगली वीडियो में आपको पूरा देंगे। नेपाल की राजनीतिक अस्थिरता के कारण नेपाल का फुटबॉल जो है वो कमज़ोर हुआ। हम आपको यही बताना चाहते हैं। धन्यवाद।